हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी राज्य के पहले हमारे देश में मुगलों का शासन था। कैसे मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ और किस तरह अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे भारत और यूरोप के बीच व्यापार। सबसे बड़ा कारण था भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत ने अंग्रेज व्यापार शुरू किया। आप जानते हो कि भारत की खोज के बाद 1498 ईस्वी में वो उत्तरी महाद्वीप समूह यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालिकट तट पे पहुंचे थे यूरोप के व्यापारी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और इस माध्यम से वो लोग धीरे धीरे भारत में रहने लगे और व्यापार करते करते हमारे यहाँ हमको निवेश बना के छोड़ा और वो रास्ते से आके धीरे धीरे वो हमारे शासन करने लगे। और इस शासन के कारण हम लोग जानते हैं 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज व्यापार के बहाने हम पे शासन किया। तो वहां से शुरू होती है अंग्रेजों का अधिकार, किस तरह से भारत में धीरे धीरे शुरू हुआ, कैसे इसकी राज्य की स्थापना हुई। उसी में आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई और वही कंपनी धीरे धीरे हम लोग को निवेश बनाया और स्थापना अंग्रेज राज्य करने में सहायक। हालांकि इसमें अंग्रेज को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके कंपटीटर में फ्रांस भी था हमारे देश में। फ्रांस जो था वो अंग्रेज यहाँ पर आकर के बहुत सारे जगहों पे भी उसने फ्रांस का प्रमुख कार्यालय पांडिचेरी में था और अंग्रेज का बहुत जगह सूरत में, मछलीपट्टनम में और फोर्ट विलियम जॉर्ज के मद्रास में उसका शासन। दोनों एक दूसरे के कंपटीटर में यहाँ रहते थे और लास्ट में अंग्रेज और फ्रांस के बीच संघर्ष भी हुआ कर्नाटक में। तो इस तरह से हम देखें धीरे धीरे अंग्रेज जो फ्रांसीसियों को भी कमजोर करता चला गया और फ्रांसीसियों को व्यापार समेट कर जाना पड़ा, बहुत सीमित हो जाना पड़ा और इस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहाँ का विरोध हुआ लेकिन फ्रांसीसियों से वो जीता। उसके बाद अब देखते हैं कि कैसे उसने कब्जा किया बंगाल पे व्यापार का शासन। बंगाल में उसने शासन कैसे शुरू किया, कहते हैं कि 1656 ईस्वी में उसने तत्कालीन बंगाल में जो शासन था मुगलों का, उससे 3 शहरों को उसने खरीदा था। जानकार से होगा 3 बड़े बड़े शहर मात्र 1200 रुपये में, 1200 रुपये में उसने 3 शहर को खरीदा। उस शहर में थे कोलकाता, सूतीनाता और गोविंदपुर। 3 शहरों को अंग्रेज ने 1200 रुपये मात्र खरीदा। अंग्रेज से कहते किस लिए, क्योंकि वहां पर व्यापार करना वो शुरू करे। आजकल 1200 का क्या वैल्यू है, वो 3 शहर खरीद चुका था। वो मैं इसे बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे वो शहर खरीदा, कैसे कैसे वो व्यापार करना शुरू किया। और इस तरह से वो अंग्रेज की सबसे पहली फैक्ट्री जो थी फोर्ट विलियम फैक्ट्री लगाया सबसे पहले। उसके बाद जब धीरे धीरे वो उस बंगाल पे हावी होने लगा, कैसे कैसे उसके नवाब बने मैं बता रहा हूँ कुछ समय में। उसके बाद 1717 ईस्वी में उसने पूरे बंगाल पे व्यापार करने के लिए 3 शहर खरीदा। 1717 ईस्वी में पूरे बंगाल पे व्यापार करने के उद्देश्य उसने 3000 रुपये का एक टैक्स बना, 3000 एक टैक्स बना पूरे बंगाल पे उसका शासन, व्यापार करना बिना टैक्स के, टैक्स फ्री व्यापार उसको अधिकार मुगल बादशाह ने दे दिया और इस तरह से वो धीरे धीरे पूरे बंगाल पे छा। बंगाल के नवाबों के बारे में कहते हैं कि बंगाल, चूंकि उस समय बंगाल बहुत महत्वपूर्ण जगह था, राज्य था हमारे भारत का। पूरा बंगाल, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा बंगाली का इलाका था और उस समय बंगाल पे सबसे पहला वो बंगाल पे शासन था वो था अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला वहाँ पे एक नवाब या शासक, छोटा मोटा शासक था जिसको अंग्रेज वहाँ शुरुआत में मुगलों ने नियुक्त किया था, क्योंकि वहाँ से टैक्स करके वो वहाँ पहुँचाता था। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आने लगा। मुर्शिद कुली खान के बाद 1740 में अलीवर्दी खान वहाँ का नवाब बना और उसके बाद सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी
सुनते हैं गाँव में कि तुम नवाब का नाती हो गया, इसका मतलब ये समझिए कि सिराजुद्दौला नाती था, कुछ नहीं करता था, लेकिन गोली वर्दी खान नाना था, नाती था, इसलिए उसको नवाब बना दिया। तो गाँव में भी लोग बोलते हैं देखो नवाब का नाती है, कुछ करता नहीं है, लेकिन इसको इतना पैसा मिल गया, इसलिए बोला जाता है। ऐसे उदाहरण समझिए। तो सबसे पहले कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का बना। लेकिन धीरे धीरे जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं अंग्रेज हमको परेशान कर रहा, तो वो उसकी सत्ता को कमजोर करना शुरू किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेज धीरे धीरे हटाता गया और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बना, और मीर जाफर के बाद उसका दामाद मीर कासिम वहाँ का नवाब बना बंगाल। मीर कासिम दामाद बना, और उसके बाद मीर कासिम ही मुर्शिदाबाद, पहले राजधानी कहते थे तो सुबह मुर्शिदाबाद लंदन से भी बड़ा शहर, लंदन से भी ज़्यादा वहाँ पे संपत्तियाँ थी, उसकी तुलना लंदन से की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज ने इसको ढूंढना शुरू किया, और तब परेशान होकर मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले आया, जो कि हम लोगों का पहले जिला हुआ करता था, गर्मी का पहले मुंगेर जिला हुआ करता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा किला भी बना हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम देखें कि मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर लाया, और 40,000 सैनिकों के साथ वहाँ पे आके वो बसने लगा। इस बीच सिराजुद्दौला जब था, उसके ऊपर अंग्रेज नवाब कहना, क्योंकि उसका युद्ध भी हुआ। पलासी में एक जगह है बंगाल में, पलासी, उसका नाम पलासी इसलिए पड़ा पलास के फूल होते हैं, उसके बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ होते थे, इसलिए इस जगह का नाम पलासी पड़ गया। अब पलासी में ही सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे पलासी का युद्ध। एक क्वेश्चन आता है आपके हिस्ट्री से कि पलासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध हम किसे निर्णायक मानते हैं? तो पलासी का युद्ध हुआ उसके सिराजुद्दौला के साथ। जब सिराजुद्दौला के साथ पलासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव आया, लॉर्ड क्लाइव हारा, जीत गया, और सिराजुद्दौला हारा। इसके कारण पलासी के युद्ध समाप्त होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे अंग्रेज का शासन पूरे बंगाल पे शुरू। इसी तरह से देखें कि पलासी के युद्ध के बाद हम कह सकते हैं कि बंगाल पे शासन शुरू हुआ, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत के अंग्रेज का राज शुरू हो गया। वो कैसे, इसको देखते हैं। मीर कासिम जब अपनी राजधानी मुंगेर बनाया, तो मीर कासिम उस समय का मुगल बादशाह शाह आलम और शुजा-उद-दौला जो निजाम था हैदराबाद का, उसमें तीनों मिलकर हैदराबाद का निजाम, शाह आलम और मीर कासिम तीनों मिलकर के एक संयुक्त सेना के साथ युद्ध किया बक्सर नामक जगह पे, जहाँ पर लॉर्ड क्लाइव ने तीनों को हरा दिया। उस तरह हम कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ। उस युद्ध में पूरे भारत का नेतृत्व करने वाला मुगल बादशाह और शुजा-उद-दौला और शाह आलम तथा मीर कासिम तीनों को हराया, और इस प्रकार पूरे भारत में उसका शासन शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा अंग्रेजी राज की स्थापना बंगाल से चलते चलते अन्य राज्यों में कैसे फैली। तो कंपनी, अंग्रेज को कंपनी कहते थे, इसलिए कंपनी जो थी, तो सबसे पहले वो पंजाब की तरफ गए। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह, आप जानते हो रंजीत सिंह एक ट्रॉफी खेली जाती है क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी, उन्हीं के नाम पे खेली जाती है। हालांकि रंजीत सिंह जब तक जीवित थे पूरा शासन किया, पूरा कश्मीर से लेकर पंजाब तक उनका शासन था, एक राज्य में वो रोए। लेकिन 1849 से 1850 अंग्रेज ने रंजीत सिंह को किसी प्रकार से हराया, और उसके बाद कंपनी का 1849 ईस्वी में पंजाब पर भी अधिकार हो गया। उसके बाद अंग्रेज और मराठे भी बहुत वीर थे, लेकिन मराठे में बहुत सारे वंशज थे, जैसे होलकर वंशज, गायकवाड़ वंशज या भोसले वंशज, इस तरह से बहुत सारे लोग थे, लेकिन गुटबाजी बटी हुई थी। उसके कारण वहाँ पे ठीक से आपसी सहमति नहीं के कारण, आपसी एकता नहीं रहने के कारण अंग्रेज वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया, और एक अंग्रेज और मराठा में युद्ध भी हुआ, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ी गई अंग्रेज और मराठों के बीच। उसी प्रकार एक नीति और हम बता रहे हैं अंग्रेज कैसे कैसे आया भारत में। एक और नीति थी उसकी विलय नीति। उसने एक फॉर्मूला बनाया कि जिस राज्य में का राजा का या रानी का कोई अपनी संतान नहीं हो, वो
अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेता था। जैसे उसमें झांसी या सतारा या संबलपुर, ये सभी राज्य थे छोटे छोटे, जिसको कि अंग्रेज जबरदस्ती, झांसी में जानती हैं वहाँ की महारानी झांसी की रानी के बारे में अपना कोई सरकार नहीं था, हालांकि अडॉप्ट थे, लेकिन अंग्रेज नहीं माना था, उसे बंदी बनाया किसी प्रकार से, या युद्ध हुआ और इस तरह से झांसी पर भी अधिकार कर गए, इसी तरह सतारा पर भी, इस तरह संबलपुर, जिसको जिसको मतलब बच्ची नहीं था अपनी संतान, उसको हड़प नीति या विलय नीति कह सकते हैं, इसको विलय नीति के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया। हम कह सकते हैं विलय नीति किसे कहते हैं? विलय नीति हम इसे कहते हैं कि जिस राज्य को अपनी संतान नहीं होती थी, उस राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेता था, उसे हम विलय नीति